क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि तुम शेरहान को इस कदर जल्द हलाक कर दो? दूसरी तरफ से बेगम रज़ा ने हैरत भरे लहजे में चीखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने लाखों नहीं तो हज़ारों इंसानों को कत्ल किया है, इसीलिए शेरहान का कत्ल मेरे लिए इंतहाई मामूली बात थी। और सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, इसीलिए तुम फ़ौरन रकम समेत यहाँ आ जाओ, इमरान ने साद लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हें दौलत में तोल दूंगी। दूसरी तरफ से बेगम रज़ा ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया। टाइगर, इस लड़की के साथ बाहर जाओ और बेगम रज़ा को लेकर आओ। और सुनो, अगर ये लड़की कोई गलत हरकत करे तो बेदरेह गोली से उड़ा देना। इमरान ने रिसीवर रखकर टाइगर से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ इस लड़की को बाजू से पकड़े कमरे से बाहर निकल गया। सुनो शेरहान, बेगम रज़ा ने वाकई तुम्हारे कत्ल के लिए मुझे भारी रकम की ऑफ़र की थी और जिस तरह तुम्हारे बॉडीगार्ड हलाक हुए हैं, इस तरह तुम भी वहाँ आसानी से हलाक हो सकते थे, लेकिन तुमने ये कहकर ना तुमने बेगम रज़ा को शादी की ऑफ़र की है और ना ही उसकी नीलम नगर में जायदाद है, मुझे चौंका दिया था। इसीलिए मैं तुम्हें ज़िंदा लेकर आया हूँ ताकि बेगम रज़ा से तुम्हारे सामने पूछ सकूँ कि उसने मुझसे गलत बयानी क्यों की है। वैसे उसके आने तक क्या तुम मुझे ये बता सकोगे कि वो तुम्हें कत्ल क्यों कराना चाहती है? हालांकि मुझे मालूम है कि तुम दोनों लहदा-लहदा मंशियात के ग्रुपों से मुंसलिक हो और लहदा-लहदा काम करते हो। इमरान ने शेरहान से मुखातिब होकर पूछा, पहले तुम अपने मुतालिक बताओ कि तुम कौन हो? मैंने इससे पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। क्या तुम्हारा वाकई स्पेशल फोर्स से ताल्लुक है? शेरहान ने कहा, तुम सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दोगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। बेगम रज़ा मुझे इसीलिए कत्ल कराना चाहती है या गिरफ्तार कराना चाहती है कि उसका राब्ता दुनिया में माफिया के बाद ड्रग तंजीम वाइट कॉलर से होने वाला था और वो सिपाकीशिया में अपना एजेंट मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन मैंने मुदाखलत की और वाइट कॉलर ने बेगम रज़ा की बजाय मुझे यहाँ पाकिस्तान में अपना एजेंट मुकर्रर कर दिया। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। वो दरअसल वाइट कॉलर पर ये साबित करना चाहती है कि उसकी अहमियत यहाँ मुझसे ज़्यादा है और वो यहाँ के आला हुक्काम और ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद पर मुझसे ज़्यादा मौसर है। शेरहान ने कहा, पहले वाइट कॉलर का यहाँ पाकिस्तान में कौन एजेंट था? इमरान ने पूछा, कोई नहीं, ये नई तंजीम वजूद में आई है। माफिया का दायरा कार चूँकि यूरोप, क्रीमिया और इस जैसे दूसरे मुल्कों में है और एशिया वगैरह में उनके मौसर अड्डे नहीं हैं, इसलिए यहाँ छोटे छोटे ग्रुप काम कर रहे थे। चुनाचे वाइट कॉलर तंजीम ने इस हाली मैदान को संभाल लिया और देखते ही देखते उसने पूरे बर-ए-आज़म एशिया पर अपना मौसर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब बर-ए-आज़म एशिया में वाइट कॉलर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मंशियात फैला रही है और वो इस कदर ताकतवर है कि उसने बर-ए-आज़म एशिया के तमाम मुल्कों के चीदा चीदा हुक्काम को भी खरीद लिया। अगर तुम्हारा ताल्लुक वाकई स्पेशल फोर्स से है तो बेहतर यही है कि तुम वाइट कॉलर के रास्ते से हट जाओ। अब तक मेरी अगवा की इत्तला मेरे अपने ग्रुप और वाइट कॉलर के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी होगी, इसीलिए हर तरफ तुम्हारी तलाश जारी होगी और तुम्हें यहाँ से निकलते ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शेरहान ने जवाब देते हुए कहा, इस वाइट कॉलर तंजीम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा, मुझे नहीं मालूम, यहाँ उसका एक एजेंट है, मेरा राब्ता उसी से होता है। शेरहान ने कहा, कौन है वो एजेंट? इमरान ने पूछा, सॉरी, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। सिर्फ उनका फ़ोन नंबर मालूम है, लेकिन उसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। इस नंबर पर फ़ोन किया जाए और अपना नाम बता दिया जाए तो वो वापसी फ़ोन करते ही मशीनी सी आवाज़ आती है। शेरहान ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दूर से कार की आवाज़ सुनाई दी और इमरान समझ गया कि बेगम रज़ा आई होगी। शेरहान ने भी होंठ पेंच लिए थे। इमरान उठकर खड़ा हो गया था और थोड़ी देर बाद कदमों की तेज़ आवाज़ राहदारी में उभरी और फिर दरवाजे से बेगम रज़ा आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। टाइगर उसके पीछे था जबकि वो लड़की उसके साथ थी। क्या क्या ये तो जिंदा है? तुम तो कह रहे थे कि ये मर चुका है, बेगम रज़ा ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। खामोशी से कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुमने मुझसे गलत बयानी क्यों की थी? इमरान ने बेगम रज़ा का बाजू पकड़कर उसे झटका देकर एक साइड पर पड़ी हुई कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे ही घर में मुझ पर? बेगम रज़ा ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मगर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, इमरान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर रख दी और बेगम रज़ा की ज़ुबान को इस तरह ब्रेक लग गई जैसे उसने कभी ज़िंदगी भर ज़ुबान को हरकत ही ना दी हो। उसके चेहरे पर यकलहत इंतहाई खौफ के तासुरात उभर आए थे। आप बताओ कि तुमने मेरे सामने गलत बयानी क्यों की थी? और सुनो, अगर मैं तुम्हें हलाक कर दूं तो मुझे तुमसे ज़्यादा रकम शेरहान से मिल सकती है, इसीलिए मैं सच सुनना चाहता हूँ, सिर्फ सच, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। का कौन सी गलत बयानी? बेगम रज़ा ने घबराए हुए लहजे में कहा। यही कि शेरहान तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, ये ज़बरदस्ती तुम्हारी जायदाद खरीदना चाहता है। हालांकि शेरहान के मुताबिक ना ही वो तुमसे शादी करना चाहता है और ना ही तुम्हारी कोई जायदाद नीलम नगर में है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम इसे कत्ल कर दो प्लीज़, तुम जिस कदर रकम कहोगे मैं दूंगी, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे दूंगी, तुम इसे मार डालो, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसके ज़्यादा देर जिंदा रहना पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है, बेगम रज़ा ने एक बार फिर पुरजोश लहजे में कहा। क्या वाकई तुम इसीलिए इसे रास्ते से हटाना चाहती थी कि वाइट कॉलर की एजेंसी पाकिस्तान के लिए तुम्हें मिल जाए? अगर ऐसी बात थी तो तुमने सर सुल्तान जैसे आला ऑफिसर को क्यों मदद के लिए कहा? क्या तुम यहाँ के किसी पेशेवर कातिल की मदद हासिल ना कर सकती थी? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मम मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई इसकी हामी ना भरता था। यहाँ के आला हुकाम इसके ज़रहरीद हैं। सिर्फ मुझे सर सुल्तान पर भरोसा था कि वो ईमानदार आदमी है, इसीलिए मैंने सोचा कि उनसे बात करूँ।
इस तरह इसकी सरगर्मियाँ यकीनन हुकूमत की नज़रों में आ जाएंगी और फिर इसके खिलाफ काम करना शुरू हो जाएगा और उसे मजबूरन रुपोश होना पड़ेगा। और फिर तुम आए, तुमने कहा कि तुम हज़ारों कत्ल कर चुके हो और तुम्हारे लहजे और अंदाज में ना जाने क्या बात थी कि मेरा दिल गवाही देने लगा कि अगर तुम चाहो तो इस शेरहान का खात्मा कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इसके कत्ल की ऑफ़र कर दी। वैसे मुझे यहाँ आने से पहले इत्तला मिल गई थी कि तुमने अपने साथी के साथ रिजाबो क्लब की स्पेशल विंग में जिस तरह शेरहान के बॉडी गार्डों को हलाक किया और फिर उसे वहां से निकाल कर ले आए, इससे मुझे यकीन हो गया कि तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो तो तुम उसे बाहर निकाल कर हलाक भी कर सकते हो। बेगम रज़ा जब बोलने पर आई तो उसकी ज़ुबान ही रुकने में ना आ रही थी। मकसद क्या था वो बताओ, क्या मकसद वाइट कॉलर एजेंसी से लेना देना था या कोई और मकसद था? इमरान ने सर्द लहजे में कहा और बेगम रज़ा बेइख्तियार चौंक पड़ी। तुम्हें तुम्हें ये किसने बताया है वाइट कॉलर के मुतालिक? क्या शेरहान ने बताया है? बेगम रज़ा ने कहा, हाँ। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि तुम शेरहान की जगह खुद वाइट कॉलर के पाकिस्तान में एजेंट बनना चाहती हो और तुम्हारा धंधा भी मंशियात है और तुमने नौजवान लड़कियों पर मुश्तमिल बाकायदा ग्रुप बना रखा है। इमरान का लहजा लम्हा ब लम्हा सर से सरतर होता चला गया। हाँ, ये दुरुस्त है और सुनो, अगर तुम इस शेरहान को रास्ते से हटा दो तो मेरा वादा कि मैं तुम्हें अपने सारे बिजनेस में आधा पार्टनर बना लूंगी। करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, बेगम रज़ा ने जवाब देते हुए कहा। पहले मुझे वाइट कॉलर किस एजेंट का नाम और पता बताओ जो यहाँ का इंचार्ज है। इमरान ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है और कहाँ रहता है, उसका सिर्फ फ़ोन नंबर है और वो भी ट्रेस नहीं हो सकता। यहाँ एक्सचेंज में वो नंबर है ही नहीं। जब वहाँ फ़ोन किया जाए तो सिर्फ अपना नाम बताना पड़ता है, फिर वो खुद फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, उसी वक्त भी फ़ोन कर सकते हैं और एक हफ्ते बाद भी मशीनी आवाज़ आती है। बेगम रज़ा ने जवाब देते हुए कहा, क्या फ़ोन नंबर है उनका? इमरान ने पूछा तो बेगम रज़ा ने फ़ोन नंबर बता दिया। टाइगर, बेगम रज़ा और इस लड़की को बाहर ले जाओ, वक्ती तौर पर मेरी नज़रों से दूर करो ताकि मैं इनकी अदम मौजूदगी में शेरहान से मुज़ाकरात कर लूँ। इमरान ने करीब खड़े टाइगर से कहा और टाइगर ने आगे बढ़कर बेगम रज़ा को बाजू से पकड़कर बड़े बेरहमाना अंदाज में झटका देकर उठाया और फिर उसी तरह बेरहमाना अंदाज में तकरीबन घसीटता हुआ सिटिंग रूम से बाहर ले गया। उसके चेहरे पर इस कदर सख्ती थी कि वो मुलाजमा उसके सर का सिर्फ इशारा देकर ही खामोशी से बाहर चली गई। क्या ये दुरुस्त फ़ोन नंबर है जो बेगम रज़ा ने बताया है? इमरान ने सोफे पर बैठे शेरहान की तरफ बढ़ते हुए कहा और शेरहान ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे बाहर से हल्की हल्की दो चीखें सुनाई दी और इसके साथ ही इमरान का बाजू भी बिजली की सी तेज़ी से घुमा और शेरहान भी चीख मारकर साइड पर उलट गया। नीचे गिरते ही वो एक झटके से दोबारा उठा ही था कि इमरान का बाजू एक बार फिर घूमा और इस पर शेरहान के मुंह से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। वो पहले सोफे पर गिरा और फिर लुढ़क कर नीचे कालीन पर जा गिरा और साकत हो गया। इमरान ने साइड की मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुपर फयाज की आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद गसीला था। अरे क्या हुआ? क्या सलमा भाभी अब मजबूत जूती पहनने लग गई हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? तुम इमरान हो? क्या बकवास कर रहे हो? अभी दफ्तर से थका हुआ आया हूँ कि तुम्हारा फ़ोन टपक पड़ा। तुम बाप बेटे मुझे कहीं चैन भी लेने देते हो या नहीं? फयाज की जलाहट और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो तुम आराम करना चाहते हो? ठीक है, आराम करो जिस कदर जी चाहे। मैं फिर इंस्पेक्टर जलाल को फ़ोन कर देता हूँ। इस बेचारे को तरक्की चाहिए, इसीलिए वो ऐसी बात नहीं करेगा। और दो टॉप क्लास मुजरिम इस वक्त मेरे सामने बेबस पड़े हुए हैं। समझो, तैयारशुदा केस इस वक्त मेरे पास मौजूद है और मुझे यकीन है कि इंस्पेक्टर जलाल को हुकूमत ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर चीफ सुपरिटेंडेंट बना देना है और तुम आराम ही करते रह जाओगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम अब इस कदर कमीने हो गए हो कि इस दोस्त को छोड़कर इस नामुराद इंस्पेक्टर को फ़ोन करोगे? पहले भी एक केस में उसने वजारत साइंस के अंडर सेक्रेटरी को मां सबूत गिरफ्तार करके चीफ के सामने अपनी इज्जत बना ली है। अब चीफ उससे मुझ पर तरजीह देते हैं और तुम भी अब यही करोगे। मैं तुम्हारा खून ना पी जाऊंगा? फयाज ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। अरे अरे, अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो पहले इंस्पेक्टर को ही फ़ोन कर देता। मैंने तो दोस्ती निभाने के लिए तुम्हें फ़ोन किया, मगर तुम तो आराम करना चाहते हो, बहुत थके हुए हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लानत भेजो मेरे आराम पर। तुम मुझे बताओ कि कहाँ है वो मुजरिम, क्या केस है, जल्दी बताओ, फयाज ने चीखते हुए कहा। लेकिन वो आगा सुलेमान पाशा भी तो आराम कर रहा है। कहता है कि जब तक साहब तनख्वाहों के बिल नहीं मिलेंगे वो आराम करता रहेगा और तुम्हें मालूम है कि बचपन से उसके हाथ के खाने खाता आ रहा हूँ, इसलिए क्या करूँ, मजबूरी है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से सवाए पानी के और कुछ नहीं खाया पिया। इमरान ने बड़े मुसम्मे से लहजे में कहा। मैं उसे गोली मार दूंगा। अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता है तो उसे कान से पकड़कर फ्लैट से बाहर निकाल दो। क्यों तुमने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है? दूसरी तरफ से फयाज ने कहा। तुम कान से पकड़ने की बात कर रहे हो? मैंने उसके आगे हाथ जोड़े हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी यादाश्त गुम कर दे, मगर वो मानता ही नहीं, उल्टा धमकी देता है कि बड़े साहब के पास जाकर बता देगा। और तुम जानते हो कि डैडी को अगर पता चल गया कि मैंने उसके कितने सालों की तनख्वाह नहीं दी तो क्या होगा? तुम्हारी बजाय मुझे आराम करना पड़ेगा, और वो भी किसी सर्द और तंग कब्र में। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम अब पक्के ब्लैकमेलर हो चुके हो, पक्के समझो। और मैंने भी फैसला किया है कि अब तुम्हें एक पैसा भी ना दूंगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। बस मेरी इस बात को नोट कर लो, फयाज ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। ओके, फिर तुम वाकई आराम करो। मुझे जाहिर है फिर कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। ओ रुक जाओ, फ़ोन मत बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रकम दे दूंगा, पी लो, मेरा खून पी लो। ना जाने किस अजाब के लम्हे में तुमसे दोस्ती कर बैठा था, फयाज ने बुरी तरह जलाए हुए लहजे में कहा।
सोच कर बात किया करो, अगर मेरे साथ दोस्ती ना हुई होती तो अब तक सब इंस्पेक्टर बने सड़कों पर जूतियां चढ़ाते फिरते, अब सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बने बैठे हो और मुझे तो सिर्फ सलमा भाभी और तुम्हारे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का ख्याल आ जाता है, इमरान ने कहा। अच्छा बाबा, अच्छा बस ठीक है, तुम जो कह रही हो वही ठीक है, तुम जो कहोगे वही करूँगा, फयाज ने बुरी तरह नरम होते हुए कहा। तो फिर आ जाओ मुस्लिम टाउन ब्लॉक 1 की कोठी में, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया और फिर वो मुड़ा और सिटिंग रूम से बाहर राहदारी में आ गया। कहाँ है वो बेगम रज़ा और उसकी मुलाजमा, इमरान ने टाइगर के करीब पहुंचते ही कहा। इस कमरे में पड़ी है, मैंने उन्हें आपके इशारे के मुताबिक बेहोश कर दिया है, टाइगर ने मोतबाना लहजे में कहा। शेरहान और उसका ग्रुप यकीनन तुम्हारी और मेरी तलाश में होगा, इसलिए तुम मेरी कार ले जाओ, मैं सुप्रिटेंडेंट फयाज की जीप में चला जाऊंगा, इमरान ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें बास, शेरहान और उसका ग्रुप मुझे अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो मुझ पर हाथ डालने की बजाय अब मुझसे छुपते फिर रहे होंगे, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। वह बड़ा रोब दबदबा बना लिया है, बहरहाल ठीक है, फिर तुम जाओ और वाइट कॉलर के मुतालिक तुम्हें जिस कदर मालूमात हासिल हो सके हासिल करो, मैं भी इस तंजीम पर हाथ डालना चाहता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ बरामदे से उतरकर फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान बरामदे में खड़ा सुपर फयाज की आमद का मुंतजिर था ताकि शेरहान और बेगम रजा दोनों को इसके हवाले करके वो फारिग हो सके और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसे फाटक के सामने जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी और वो बरामदे से उतरकर तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे अंदर मौजूद कॉल बेल बाज उठी और इमरान ने फाटक खोल दिया। जीप के साथ फयाज खड़ा था। क्या ज़माना आ गया है कि अब मुझे दरबानी करनी पड़ रही है कि साहब आए तो उनके लिए फाटक खोलूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो मुजरिम, किस किस्म के मुजरिम है? ये कोठी तो बेगम रजा की है और बेगम रजा के ताल्लुकात तो इंतहाई आला हुकाम से हैं, फयाज ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमसे तो नहीं है इसके ताल्लुकात, इमरान ने चौंक कर पूछा। ला हौला वाला कुव्वत, अब तो मुझे इतना घटिया समझते हो, फयाज ने वापस जीप की तरफ बढ़ते हुए कहा। कितना घटिया समझो, कोई पैमाना बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ बढ़ गया। फयाज जीप लेकर पोर्च में आ गया तो इमरान ने फाटक बंद किया और कुंडा लगा दिया। फयाज जीप से उतरकर इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे उसे खतरा हो कि किसी भी लम्हे किसी कोने से कोई बड़ा मुजरिम बाहर आ जाएगा और वो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा देगा। कहाँ है वो मुजरिम और ये बेगम रजा की कोठी में क्यों है? फयाज ने कहा। आओ मेरे साथ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फिर उसे लेकर वो पहले इस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ कालीन पर बेगम रजा और उसकी मुलाजमा बेहोश पड़ी हुई थी। ये तो बेगम रजा है, ये बेहोश पड़ी है, और ये दूसरी कौन है? फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब आओ मेरे साथ ताकि दूसरे बड़े मुजरिम की रोनुमाई भी करा दूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरा? ओ, तुम्हारा मतलब है कि ये लड़की भी मुजरिम है? फयाज ने उसके पीछे आते हुए चौंक कर कहा। ये लड़की तो मुलाजमा है, असल मुजरिम तो बेगम रजा खुद है, इमरान ने राहदारी की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? बेगम रजा तो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ खातून है, कहीं तुम मुझे अब जेल तो नहीं भिजवाना चाहते? फयाज ने कहा। अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो फिर वाकई तुम्हें मुस्तकिल आराम करना पड़ेगा। मैं कच्चा काम नहीं किया करता और कच्चे काम के बदले मिलता भी कुछ नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो फयाज के साथ सिटिंग रूम में दाखिल हो गया। यह है दूसरा मुजरिम, इमरान ने कालीन पर औंधे मुंह पड़े हुए शेरहान की तरफ इशारा करते हुए कहा और फयाज ने तेजी से आगे बढ़कर एक झटके से उसे सीधा किया तो दूसरे लम्हे उसे एक बार फिर उछल पड़ा जैसे उसे ताकतवर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। ये तो शेरहान है, नीलम नगर का सरदार, ये तो बेगम रजा से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ आदमी है, ये तुम क्या कर रहे हो? हैरत की शिद्दत से फयाज की आंखें फैलती चली जा रही थीं। तुम इसे कैसे जानते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसे कौन नहीं जानता, हर बड़ी सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में ये मौजूद होता है। तुम्हारे डैडी के पास भी इससे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, कई बार ये दफ्तर में भी तुम्हारे डैडी के पास आ चुका है, फयाज ने कहा। ये लोग इसी वजह से अपनी हैसियत बनाते हैं ताकि इन पर ना सिर्फ ये कि हाथ डाला जा सके बल्कि इन पर शक तक ना किया जा सके। सुनो, बेगम रजा और शेरहान दोनों पकीशिया में मंशियात का धंधा करते हैं और दोनों के अपने अपने ग्रुप्स हैं, इमरान ने कहा। मंशियात का धंधा ग्रुप? क्या तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो? इमरान, अगर वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो तो समझो ये इतना बड़ा धमाका होगा कि तुम्हारे डैडी भी उछल पड़ेंगे। प्लीज़ इमरान, मुझे तफसील बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे डैडी मुझ पर इंस्पेक्टर जलाल को किस तरह तरजीह देते हैं, फयाज ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा। ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे, इमरान ने कहा। फिर उसने इन दोनों के मुतालिक तफसील बयान करनी शुरू कर दी, लेकिन उसने वाइट कॉलर का किस्सा गोल कर दिया। वाह वाह, वेरी गुड, वाह कमाल किया तुमने। ओ, अब मैं इनसे सब कुछ उगलवा लूंगा और फिर धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका, बैक वक्त दो ग्रो, वेरी गुड, फयाज ने मुसरत की शिद्दत से कपकपाते हुए लहजे में कहा और तेजी से स्टैंड पर रखे हुए फ़ोन की तरफ बढ़ गया। 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लो, तुमने इन दोनों के पूरे ग्रोह को पकड़ना है और कोई आदमी जिंदा ना रह जाए। इनके मंशियात के स्टोर वगैरह भी कब्जे में लेने हैं, बड़ा और मुकम्मल ऑपरेशन। और आखिरी बात यह कि अगर मुझे भिनक भी पड़ गई कि तुमने इन दोनों के साथ कोई मामला करने की कोशिश की है तो फिर सलमा भाभी, बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, समझे? इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? मैं इन मुजरिमों से मामला करूंगा? तुम्हें मेरे मुतालिक ऐसी बात करने की जुर्रत कैसे हुई? फयाज ने गुस्से की शिद्दत से सुर फटते हुए कहा। मैं सिर्फ हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर कह रहा था क्योंकि ये बड़ी मछलियाँ हैं, वरना मैं जानता हूँ कि इन मामलात में तुम बासूल आदमी हो। ओके, अब तुम इन्हें संभालो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ सिटिंग रूम से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात नुमायाँ थे।
तौसीफ ने कार दारुल-हुकूमत की एक तंग सी गली के किनारे साइड पर करके रोकी और फिर कार से नीचे उतरकर वो कदम बढ़ाता हुआ इस तंग सी गली में दाखिल हो गया। गली वाकई हाथ सी तंग थी और इस तंग गली में ऊंचे ऊंचे और कदीम मकानात थे और दाएं तरफ एक पुराने और साल होरदा से मकान पर एक पुराना सा साइन बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा था जिस पर किसी होटल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन लफ्ज़ होटल तो पढ़ा जा सकता था लेकिन उसका नाम मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। इसका सदर दरवाज़ा भी पुराना और साल होरदा सा था। दरवाजे के बाहर एक अधेड़ उम्र आदमी बड़ी सी कुर्सी और मेज़ रखे हुए बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, तौसीफ ने इसके करीब जाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम। इस अधेड़ उम्र आदमी ने सर उठाकर सर से पैर तक तौसीफ का जायज़ा लिया। कासिम से मिलना था, क्या वो अपने कमरे में है? तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कमरा नंबर 12 दूसरी मंजिल, लेकिन साहबजादे एक बात बता दो, वो इंतहाई गुस्सावार आदमी है, इसीलिए इसे बात ज़रा ध्यान से करना, कहीं फिर हल्दी चूना ना थोपना पड़े तुम्हें अपनी हड्डियों पर। अधेड़ उम्र आदमी ने हमदर्दाना लहजे में कहा। आप फिक्र ना करें, मैं आपके मशवरे का ध्यान रखूंगा। शुक्रिया, तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। फिर इंतहाई तारीक और गंदी किस्म की टूटी फूटी सीढ़ियाँ चढ़कर जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे वहाँ कमरा नंबर 12 तलाश करना मुश्किल हो गया। कमरों पर नंबर प्लेटें तो मौजूद थीं, लेकिन शायद वो निस सदी पहले लगाई गई थी, इसीलिए अब बस प्लेटें ही प्लेटें थीं। नंबर्स गायब हो चुके थे। अभी तौसीफ इधर उधर देख रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक नौजवान लड़की जिसने नीम अरियान सा लिबास पहना हुआ था बाहर आ गई। उसने ऐसी नज़रों से तौसीफ को देखा जैसे कह रही हो कि मेरा कमरा हाजिर है। कासिम किस कमरे में रहता है? तौसीफ ने पूछा तो लड़की कासिम का नाम सुनते ही चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर यकलहा खौफ के तासुरात उभर आए। उसने जल्दी से कोने वाले कमरे का इशारा किया, फिर तेजी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे गायब हो गई। तौसीफ मुस्कुराता हुआ इसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसकी तरफ इस लड़की ने इशारा किया था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से किसी फहश गाने की ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही थी। तौसीफ ने दरवाजे पर दस्तक दी तो गाने की आवाज़ यकलहत बंद हो गई, फिर अंदर से धारती हुई आवाज़ सुनाई दी। कौन है? बोलने वाले का लहजा इंतहाई बद-अखलाक पर मबनी और करह था। दरवाज़ा खोलो कासिम, तौसीफ ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुल गया। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था जिसने स्याह रंग की शलवार और ऊपर बनियान पहनी हुई थी। उसकी आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख थीं और बड़ी बड़ी मूंछें साइडों पर लहरा रही थीं। चेहरे से वो हबीस फितरत और मकारो अयार आदमी नजर आ रहा था। तांग पेशानी और इसके ऊपर ड्रैकुला की तर्ज के छोटे छोटे लेकिन खड़े बाल थे जिनमें कहीं कहीं सफ़ेदी नजर आ रही थी। शक्ल से तो वह अधेड़ उम्र नजर आ रहा था, लेकिन जिस्मानी लिहाज से हासा सेहतमंद और ठोस जिस्म का मालिक था और बुनियाद में से उसके बाजुओं की उभरी हुई मछलियां फड़क रही थी। दोनों कलाइयों पर बाल खाते सांपों की तस्वीरें खुदरी हुई थीं। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? कासिम ने चंद लम्हे तौसीफ को गौर से देखने के बाद फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। काम लेकर आया हूँ, तौसीफ ने स्पॉट लहजे में कहा। कौन सा काम? कासिम ने चौंकते हुए पूछा। जो काम तुम करते हो। और क्या तुम ये सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे? तौसीफ ने उसी तरह स्पॉट लहजे में कहा। आओ अंदर, कासिम ने हंकार भरते हुए कहा और फिर दरवाजे के दरमियान से एक साइड पर हट गया। तौसीफ कदम बढ़ाता अंदर दाखिल हो गया। कमरा क्या था? औरतों की नीम अरियां तस्वीरों की पिक्चर गैलरी थी। एक तरफ एक पलंग बिछा हुआ था, फर्श पर दरी थी। पलंग के साथ दो कुर्सियां थी जिन पर रखे हुए गद्दों पर भी औरतों की तस्वीरें थीं। एक साइड पर जदीद मॉडल का बड़ा सा रेडियो और कैसेट प्लेयर था। तौसीफ के अंदर आने पर कासिम ने दरवाज़ा बंद किया और फिर कुर्सियों की तरफ बढ़ आया। बैठो और बताओ क्या काम है और तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? कासिम ने कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए कराहत लहजे में कहा। एक आदमी को फिनिश करना है, तौसीफ ने जवाब दिया। किसने भेजा है तुम्हें? कासिम के होंठ पिंच गए और चेहरे के अदलात तन से गए थे। आर्चर ने, तौसीफ ने जवाब दिया। ओ अच्छा ठीक है, फिर तो उसने मेरा मुआवजा भी बता दिया होगा। कासिम ने आर्चर का नाम सुनते ही इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मुझे उसने सिर्फ यही कहा था कि मुआवजा उससे खुद तय कर लेना, लेकिन एक शर्त है कि तुमने इस आदमी को बिल्कुल उसी तरह फिनिश करना है जिस तरह तुमने होटल आराम बाग में रहने वाले गैर मुल्की को किया था। तौसीफ ने जवाब देते हुए कहा और कासिम एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें किसने बताया है कि मैंने उसे फिनिश किया था? कासिम ने एक बार फिर होंठ बेचते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम हाँ सवाल पूछने के आदी हो। तुम्हारे रेड एरो को कौन नहीं जानता? तौसीफ ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ तो ये बात है, तुम हद से बहाबर आदमी हो। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, लेकिन मुआवजा 2 गुना होगा। कासिम ने कहा। मुझे मंजूर है, बोलो कितना लोगे? तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वो इससे युगलवाने में कामयाब हो गया था कि डॉक्टर आर्सन को उसी ने निशाना बनाया था और तौसीफ इस बात को कंफर्म कराना चाहता था। पहले बताओ कि किस आदमी को फिनिश कराना है और कितने अरसे में? कासिम ने कहा। जिसने तुम्हें इस गैर मुल्की को फिनिश करने के लिए हायर किया था। तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब, क्या कह रहे हो? कासिम बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। तुम्हें मुआवजे से मतलब है, तुम्हें इससे क्या कि कौन मरता है? तौसीफ ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ये नामुमकिन है। हीरा सिंह को मैं फिनिश नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। कासिम ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। तो तुम्हें ये काम हीरा सिंह ने दिया था? तौसीफ ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। हाँ, और तुम जानते हो कि हीरा सिंह को फिनिश नहीं किया जा सकता। वो अपलैंड का बेताज बादशाह है। तुम अगर कहो तो मैं अपलैंड के सदर को फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन हीरा सिंह को नहीं। कासिम ने कहा। ये हीरा सिंह कहाँ मिल सकता है? तौसीफ ने पूछा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? कासिम ने चौंकते हुए पूछा। तो तौसीफ ने जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकाली और कासिम की तरफ उछाल दी।
सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह काम करता हूँ। मुझे मेरी पार्टी ने काम दिया था कि जिस आदमी ने इस गैर मुल्की को फ़िनिश कराया है उसे मैं फ़िनिश कर दूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उसे किसने फ़िनिश कराया है। लेकिन मैंने सौदा कर लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि तुमसे ये मालूमात मिल सकती हैं। ये रकम लो और मुझे हीरा सिंह के मुतालिक तफ़सीलात बताओ। तुम्हारा नाम दरमियान में नहीं आएगा। तौसीफ़ ने कहा और कासिम की आंखों में लालच की तेज़ चमक पैदा हुई। वो बार बार नोटों की गड्डी को इस तरह देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि क्या कोई शख्स इतनी बड़ी दौलत सिर्फ मालूमात के लिए भी दे सकता है। और फिर तौसीफ़ उसके रहन सहन के अंदाज से ही समझ गया था कि ये इंतहाई थर्ड क्लास आदमी है। मेरा नाम वाकई नहीं आएगा, कासिम ने कहा। बिल्कुल नहीं आएगा। तुम जानते तो हो कि हम पेशेवर कातिल असूलों का किस तरह ख्याल रखते हैं, तौसीफ़ ने जवाब दिया। 1 मिनट में ये नोट रख दूँ, कासिम ने कहा और जल्दी से पलंग की दूसरी तरफ मौजूद एक ट्रंक के पास पहुंचकर उसने ट्रंक खोला, नोटों की गद्दी उसके अंदर रखी, फिर उसे बंद करके मुड़कर तौसीफ़ की तरफ आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, कासिम ने कहा। मैं चेहरे बदलने का माहिर हूँ और नाम भी, इसीलिए तुम इन बातों को रहने दो और हीरा सिंह के मुतालिक तफसील बता दो, तौसीफ़ ने कहा।